ये मामला था यूएस कांग्रेस के अंदर। पीट हेग्सेबर्ग ने, वहां के रक्षा मंत्री ने, $1.5 ट्रिलियन का डिफेंस बजट पेश किया 2027 के लिए। इस बात से वहां की एक मेंबर इतनी नाखुश हुई, जिनका नाम है सारा जेकब। उन्होंने सवाल पूछा, क्या डोनाल्ड ट्रंप मेंटली स्टेबल है? ट्रंप की ये पोस्ट ईस्टर डे वाले दिन की है, जब उन्होंने बोला कि हम पावर प्लांट को भी खत्म कर देंगे और ईरान को नर्क बना देंगे अगर तुमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला। और एक पोस्ट में तो पूरी सिविलाइजेशंस को ईरान की खत्म करने की बात की गई थी उनके द्वारा। उसके बाद अगेन एक और पोस्ट किया गया जिसमें नो मोर मिस्टर नाइस गाई, अपने आप को पहले नाइस थे, अभी मैं बैड गाई बन चुका हूं, ऐसा पोस्ट दिखाने की कोशिश की। और इस पोस्ट में तो ट्रंप ने हद ही कर दी। उसने बोला कि स्टॉर्म इज कमिंग, एक वहां पर ग्रुप है स्ट्रीट फाइटर करके, जिससे ये इंफॉर्मेशन लीक कराई कि व्हाइट हाउस कुछ प्लानिंग कर रहा है बड़ा ईरान पे अटैक कर। ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक वार क्राइम्स लाइक थ्रेट दिया है ईरान को कि पूरी सिविलाइजेशंस को खत्म कर देंगे। तो अब इस तरह की पोस्ट करने वाले इंसान के ऊपर क्यों ना कोई उसकी मेंटल स्टेबिलिटी के ऊपर सवाल खड़ा करे। तो और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की यूनिलैटरल एक्शन और उसकी पॉलिसीज की वजह से दुनिया भर में क्योस क्रिएट हो। ग्लोबल मार्केट का ये नहीं पता है कब ऊपर जाती है कब नीचे। ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो चुका है। ईरान में इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं और हमारे फ्यूल प्राइसेस इतने ऊपर हैं, और साथ ही साथ यूएस को दुनिया भर में ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ रहा है। इन सब के बावजूद आप $1.5 ट्रिलियन मांग रहे हैं ताकि आप ईरान वार को कंटिन्यू कर सकें। इस बात को सुनते ही पीट हेग्सेबर्ग काफी तिलमिला गए और उन्होंने जवाब दिया कि दुनिया भर के अगर प्रेसिडेंट की कंपैरिजन की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप शार्पेस्ट माइंड के कमांडर इन चीफ हैं। अब ये जवाब उनका सही नहीं है। पिछले कुछ दिनों में, खास तौर पे जब से ईरान वार स्टार्ट हुआ है, तब से डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज रही हैं, हम अभी आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं, जल्दी से इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करो, इस तरह की, या फिर ईरान को कोई डेडलाइन इशू कर देना, फिर सडनली उस डेडलाइन को बढ़ा देना अपने आप से ही, फिर पाकिस्तान को बीच में मीडिएटर का रोल दे देना, जबकि पाकिस्तान यहां पर बायस्ड बिहेवियर लेके काम कर रहा था। अब देखिए, एक यूएस सुपर पावर माना जाता है दुनिया भर में, वहां के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जाते हैं इस्लामाबाद और वहां पर नेगोशिएशंस करने की कोशिश करते हैं ईरान के साथ में। 21 घंटे लंबी मैराथन टॉक्स चलती है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो अब सोचिए, ये वही यूएस है जो कभी दुनिया भर में जहां पर भी डिस्प्यूट होता था, अगर रिजोल्यूशन करना है, नेगोशिएशन करनी है, तो ये लोग टर्म्स को डिसाइड किया करते थे कि ये टर्म्स है, आपको ये फॉलो ही करनी होगी। लेकिन आज की डेट में जिस ईरान को ये लोग कुछ नहीं समझते थे, वो आज इनके सामने बैठ करके नेगोशिएशन टेबल पर इनके सामने रख रहा है अपनी टर्म्स, अपने रेफरेंस रख रहा है कि हमको ये डिमांड है, हमारी ये पूरी करनी पड़ेगी। आप यूएस की ह्यूमिलिएशंस तो पूरी दुनिया में बेइज्जती सामने आ रही है। तो पिछले प्रेसिडेंट को ये बोलना, क्या आपने उन सब से ये सवाल पूछा था कि क्या वो मेंटली फिट हैं? ये सही नहीं हुआ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ही खुद ही इसकी शुरुआत की थी। पिछले कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूज मीडिया को ये बताया था कि हमारे देश में हमको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के में जो कैंडिडेट खड़े होते हैं उनके लिए एक मेंटल टेस्ट बनाना चाहिए, ताकि हम ये देख सके क्या वो पर्सन एक यूएस के प्रेसिडेंट के बनने लायक है। अब आज की डेट में उनका जो ये तर्क था, अब उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया है, क्योंकि उनके ही यूएस लॉ मेकर्स उनके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप की मनोस्थिति ठीक है? और रही बात ईरान की, ईरान आज की डेट में इतना आगे बढ़ चुका है, ईरान अब हारने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है यूएस से, क्योंकि ईरान ने रिसेंटली पोस्ट किया कि हमने एक ऐसा वेपन डेवलप कर लिया है जिससे यूएस को हार्ट अटैक ना आ जाए अटैक होने के बाद में उनके ऊपर, और ये वेपन्स हमने यूएस के नजदीक में ही डिप्लॉय किया है और हम यूएस के ऊपर अटैक भी करेंगे। अब आप समझिए, कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं कि ये हूट सुपर टॉर्पिडो है। 2006 में सबसे पहले ईरान ने टेस्ट किया था, लेकिन उस टाइम पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे शायद उसमें, तो इसके बाद से ये लोग ट्राई कर रहे थे। अभी इसकी खास बात ये होती है कि ये अंडर वाटर ही लगभग 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को गेन कर लेता है और अपने चारों तरफ एक गैस का ऐसा बबल बना देता है जिससे वाटर का फ्रिक्शन इसको रोक नहीं पाता और ये थ्रू आउट वाटर कहीं भी जाके अटैक कर सकता है। अब सोचिए, वो यूएस के वारशिप के ऊपर अगर ये अटैक करता है और वो ध्वस्त हो जाते हैं तो कितनी बेइज्जती की बात होगी यूएस की। और सबसे खास बात इसकी ये है कि आज तक 2 कंट्रीज ऐसे होंगे जिनके पास ये टॉर्पिडो है, एक रशिया है, एक अब अगर ईरान इसको सक्सेसफुली क्रिएट कर देता है तो दूसरा हो जाएगा ईरान। ट्रंप की पॉलिसी से दुनिया भर की मार्केट के लोग इतने परेशान हैं, अब तो यूएस के जो वॉल स्ट्रीट है उन्होंने ट्रंप को नया निकनेम दिया है, नाचो ट्रंप।
इसका मतलब है नोट ए चांस हॉर्मुज ओपन, मतलब वो इसके जरिए ये कहना चाहते हैं फ्यूचर में दिखाई नहीं दे रहा है जब हॉर्मुज ओपन हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह की स्ट्रेटेजी है वो कभी भी हॉर्मुज को ओपन नहीं कर सकती है। सबसे पहले तो ट्रंप ने बोला ईरान को कि ईरान हॉर्मुज ओपन नहीं कर रहा है तो हम उसके ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन आज की डेट में यूएस से खुद वहां पे ब्लॉकेड लगा के बैठा हुआ है, तो ईरान हॉर्मुज को ओपन कहां से करेगा? आपने खुद बंद किया हुआ है। आज की डेट में अगर आप चारों तरफ भी नजर घुमा के देखोगे तो यूएस का कोई आपको पार्टनर नहीं दिखाई देगा, क्रेडिबल पार्टनर, इजराइल को छोड़ के, क्योंकि सारे जितने भी ट्रेडिशनल पार्टनर थे उन पे तो किसी पे टैरिफ लगा दिए, किसी को धमकी दी, किसी के साथ में ट्रेड डिस्प्यूट्स खड़े हो गए, ट्रेड वार्स खड़े कर दिए, तो सबके सब नाराज हैं किसी ना किसी बात को लेकर के। और यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में ट्रेड की ऐसी हालत कर दी है ट्रेड वार्स के चलाते हुए कि दुनिया भर में अब आप देख लीजिए जो इंस्टीट्यूशन थे इंटरनेशनल, उनकी रिलेवेंस ही लगभग खत्म हो चुकी है। यूएन का अब कोई पूछता नहीं है, यूएन की रिलेवेंस लगभग खत्म हो चुकी है। डब्ल्यूटीओ को ट्रेड वार्स के चलते बुरी तरीके से बैठा दिया है, अब उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। सब देश अपने या तो बायलैटरल रिलेशंस के साथ चलते हैं या मल्टीलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, जैसे इंडिया कर रहा है बॉस। अभी डब्ल्यूएचओ की बात ले लीजिए, उसमें से बाहर निकल गया, यूनेस्को में से बाहर निकल गया यूएस से। अभी क्लाइमेट चेंज की बात कर लीजिए, क्लाइमेट चेंज को तो मानते ही नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। तो दुनिया भर की जो पॉलिसीज हैं उन सबको ऐसा बना दिया है, जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चला करता था ना वर्ल्ड में, उसको तो पूरी तरीके से इन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। इसकी वजह से हालत ये हो गई है कि गल्फ नेशन जो खासतौर पे मिडिल ईस्ट के, वो अमेरिका को एक पार्टनर माना करते थे, इनके अंदर भी अब अमेरिका ने ऐसे मैसेज दिए हैं कि यूएई ने सबसे पहले ओपेक से बाहर हो गया, ओपेक से बाहर होते ही क्रूड ऑयल की जो अब प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की बात की है। पहले 9% प्रोड्यूस करता था, लेकिन अब वो बढ़ा देगा इसको, क्योंकि उनका टारगेट है 2027 तक वो $150 बिलियन का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है एडनोक के अंदर, उनकी यहाँ की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। तो अब उनका टारगेट है 5 बिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से प्रोड्यूस करने का, क्योंकि आज तक सऊदी ने उनके ऊपर कोटा रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखा हुआ था ओपेक के अंदर कि आप 3 से 4 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से ही प्रोड्यूस करोगे, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। अब दुबई अपने हिसाब से प्रोड्यूस करेगा। अब आने वाले 2-4 महीने में क्रूड ऑयल की क्या स्थिति रहती है, या तो ऊपर जाता है नीचे जाता है, ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अब कंट्रोल्ड नहीं है मार्केट। और दूसरी तरफ ट्रंप की वजह से जो नेवल ब्लॉकेड बैठा हुआ है हॉर्मुज के अंदर, यूएई और सऊदी अरेबिया, इराक, ये सब देश इतने परेशान है, खास तौर पे जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थे, जो रेड सी और जो गल्फ के ऊपर डिपेंड करते थे, इन लोगों ने अब इसको बाईपास करने की नई नई टेक्निक्स ढूंढना शुरू कर दिया है। जैसे कि यूएई ने फुजायरा जो पाइपलाइन है उनकी, वो गल्फ ऑफ ओमान में आके निकलती है, तो यहां पर उन्होंने अब एक्सपोर्टिंग हब बनाने की कोशिश की है, ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करके इंडिया और बाकी दूसरे देशों को यहां से ऑयल एक्सपोर्ट किया जा सके। साथ ही साथ सऊदी अरब ने भी अपनी ईस्ट वेस्ट वाली पाइपलाइन को मेंटेनेंस करना शुरू कर दिया है। बहुत लंबी पाइपलाइन है, बहुत पुरानी है लेकिन। और जो यूएस की सबसे बड़ी मजबूत एक स्थिति होती थी वो होती थी पेट्रो डॉलर्स। अभी पेट्रो डॉलर्स को भी चैलेंजेस आने शुरू हो गए हैं, जैसे कि चाइना ने बोला है, चाइना अब ईरान के साथ में युआन में ट्रेड करता है, ना कि डॉलर्स में। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ थी कि यूएई ने बोला था फेडरल रिजर्व को कि हमको थोड़े से डॉलर का स्वैप दो, ताकि हमारी जो स्थिति है, हमारे पास डॉलर्स कम हो रहे हैं, हम इसका पेमेंट कर सके, क्योंकि यूएई एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब भी तो है। अगर हमारे पास डॉलर्स नहीं रहेंगे तो हमारे यहाँ से कैपिटल फ्लाइट होगी और हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। लेकिन फेडरल रिजर्व ने उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर दिया। तो इसी के साथ यूएई ने बोला फिर फेडरल रिजर्व को, अमेरिका को, कि अब हम डॉलर्स में ट्रेड नहीं करेंगे ऑयल का, अब हम युआन में ट्रेड करेंगे चाइना और बाकी दूसरी कंट्री के साथ में। तो आप समझिए डॉलर्स को अब चैलेंज मिल रहा है। अब ट्रेड लोग दूसरी करेंसी में करने शुरू कर देंगे, तो फिर डॉलर की करेंसी फिर कहां जाएगी? तो अब कुल मिला के बात इतनी सी है कि यूएस की ह्यूमिलिएशंस अब सारे फ्रंट पर दिखाई दे रही है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट हो, चाहे वो मिलिट्री फ्रंट हो,